सो बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन US, तो हम सोच रहे थे कि इसको इंटरनेशनल फुटप्रिंट देते हैं, सब करते हैं. सो मई 2014 की पापा की मेरी हमारी सबकी टिकट्स बनी हुई थी US जाने की, कि इसका एक फुटप्रिंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं जाके, और वो ब्रदर संभाल लेगा वहाँ पे US में. तो ऐसा एक प्लान हम लोगों ने पूरा किया था. बट इन March 2014 वन नाइट आई लॉस्ट इट. जिसमें 7 shattered आया. तो ये समझ में नहीं आया कि अब लाइफ में होगा क्या. मतलब बोलते हैं ना, ऊपर से छत चली गई. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी. मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी में, पावर्ड बाय अल्पिनो हेल्थ फूड्स. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने खास हैं कि उन्होंने शार्क टैंक्स में जाके 1% के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, यानी कि 100 करोड़ रुपए की इक्विटी. यस, मैं बात कर रहा हूं सौरभ अग्रवाल, जो कि को फाउंडर है ग्रो इट इंडिया के. इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो. चलिए शुरू करते हैं. हाय सौरभ, Hi. वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you for having me. कैसे हो आप? Good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. सौरभ भाई, मैं जहाँ से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको ना बहुत जगह थोड़ा सा पढ़ा है, हम लोग मिले बहुत कम बार हैं, बट व्हाट आई रियलाइज कि आप है ना कहीं पर भी बात करने से पहले अपने ग्रैंडफादर की बात करते हो. तो वहीं से शुरू करते हैं Sure. कि हमेशा क्यों दादाजी से कहानी शुरू होती है, क्यों दादाजी फिर पिताजी. तो बिजनेस की बात बाद में, पहले वहाँ से बताइए. So when I joined in 2006, ओके. so I was working under my grandfather for 1.5 year. अच्छा, जब शुरुआत आप लोगों ने. हाँ. तो 2006 आफ्टर माई कॉलेज, अच्छा. तो मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया 2006 में, तो मुझे जॉब करना था, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना था. तो दादाजी ने बोला, बेटा बहुत हो गया, पढ़ाई वढ़ाई तुमने कर ली, अपनी मर्जी से अब वापस आ जाओ. और ये क्या कर रहे थे आपके दादाजी, क्या कर रहे थे? सो फैमिली बिजनेस पैकेजिंग का था. अच्छा. सो 1975 से फैमिली बिजनेस था. ओ. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, फैमिली बिजनेस था. ऑलवेज वांटेड टू कम बैक, बट थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आना था ताकि मैं वैल्यू ऐड कर सकूं. तो दादाजी ने कहा नहीं, अब इनफ है, आ जाओ वापस. तो वापस तो आ गए. और ये आप कम बैक की जो बात कर रहे हो, जो आप कार्डिफ से पढ़ के वापस आए, हाँ. तो द प्लान वाज ऑलवेज टू कम बैक. ऑलवेज टू कम बैक. यस. मतलब सिर्फ पढ़ने और एक्सपोजर के लिए Yes, जाना yes. था. और इट वाज ऑलवेज टू कम बैक, क्योंकि जब एक बेस बना हुआ है, इतना अच्छा फैमिली बिजनेस है, तो क्यों नहीं. करेक्ट. नो, व्हाई नॉट. करेक्ट. People shy away from that, but I wanted to do that. I wanted to add value and build onto it. तो वापस तो आना था, लेकिन जल्दी आ गया. मतलब अच्छा. तो जब आया तो देखा कि 5 फैमिली के लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं काम में. अच्छा, इट वाज फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस. तो पापा एंड ऑल 3 ब्रदर्स, ग्रैंडफादर वाज देयर, माय एल्डर अंकल सन वाज देयर. वाओ. तो 5 लोग तो ऑलरेडी हैं. खुद की जगह बनानी थी. तो पापा ने बोला कि एक काम कर, यू लर्न विद दादाजी. अच्छा. So because my dad used to always admire his father, कि भाई. इनको लग रहा था मैं वहीं से सीखा हूँ. So दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था when he was 48 years old. वो मतलब जब लोग रिटायर होने के बारे में सोच रहे होते हैं, That's when he started. नाइस. तो दादाजी से सीखना था. तो अब दादाजी उस टाइम पे दमन में रहते थे, अच्छा. फैक्ट्री के पास. करेक्ट. तो अब दमन एक ऐसी जगह है कि हम तो पहले तो अब्रॉड पढ़ लिए, फिर सूरत जैसी जगह में रहते हैं, उससे भी नीचे जाना था. तो पहले तो शिफ्ट होना ही अपने आप में एक मेंटल चैलेंज था. अच्छा, दादाजी के साथ काम करने के लिए दमन शिफ्ट होना जरूरी था. हाँ. ओह, ओके. क्योंकि सुबह से लेकर रात आप अप डाउन नहीं कर सकते. हाँ. एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 2006, जब आपके पास रोज वगैरह जो थी वो एवरेज थी. मतलब ऐसा नहीं था कि आप 2 घंटे में आ जा सकते हो. करेक्ट. तो वहीं रहना था. तो और बैचलरहुड में होते हो तो फिर यू टेंड टू बी मोर मिस्चीवियस, एंड शाम को मस्ती भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो आई पुट हार्ड रॉक ऑन माई हार्ट एंड सेड चलो ठीक है, लेट मी गिव इट अ शॉट. करेक्ट. सो आई स्टेड इन दमन फॉर अ ईयर विद माई ग्रैंडफादर. एंड सुबह वो जिस टाइम उठते थे उस टाइम मैं उठता था, शाम को वो जिस टाइम सोते थे उस टाइम मैं सोता था. अच्छा. So my entire day was like a shadow. Not doing anything, but observing and learning from what he is doing. So that was my first sort of endeavor into how business is done. And I think that is the reason you keep bringing your grandfather in your Absolutely. conversations. So that 1 year of learning Uh-huh. was probably more than the 20 years of schooling or college or whatever I've done. Because Correct. वो 1 साल में वो हर ट्रेड सीखा जो उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए यूज किया था. So he was a 4th ड्रॉप आउट. वो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे. ओके. ठीक है. तो उन्होंने अगर वहाँ से वो एम्पायर क्रिएट किया, तो इसका मतलब ये था कि एजुकेशन की एक इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता. तो अगर वो कर सकते थे तो हमारे पास ऐसा क्या था जो हम नहीं कर सकते. So that is how I always bring him up in my conversations, because that is where I initially started.
तो Nice. कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते थे जहाँ पे कोई मिलने आया एंड ही यूज्ड टू टॉक नंबर्स, राइट? बिजनेस में नंबर्स हम बात कर रहे हैं, कुछ नंबर्स वो ऐसे बता देते थे तो मुझे लगता था दादाजी अगर ये बता दोगे तो फिर अपना ट्रेड सीक्रेट क्या है? बोले बेटा बिजनेस में देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट, 100%. देयर इज नो ट्रेड सीक्रेट. द ओनली ट्रेड सीक्रेट इज योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर वर्क. दैट्स द Nice. ओनली ट्रेड सीक्रेट दैट यू हैव. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल मिस दिस. हमको लगता है कि ना हमको जो पता है, हमने जो बनाया है वो ट्रेड सीक्रेट है. सब सोचते हैं कि बैलेंस शीट में ट्रेड सीक्रेट है. बैलेंस शीट एमसीए पे 150 रुपए में मिलती है. आदमी इतना एफर्ट नहीं मारता है ना, लोग इतना एफर्ट नहीं. आई थिंक यू आर गिविंग इट अवे कि एमसीए पे 150 रुपए भरो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट मिल जाती है. So I believe balance sheet is just to learn about certain things of a company. Correct. But you can't know the secret of the company by लुकिंग एट द बैलेंस शीट. यस. So that was my first year. तो जब उनकी थोड़ी हेल्थ खराब हुई तो आई शिफ्टेड बैक टू सूरत. उनको भी सूरत शिफ्ट कर लिया हमने बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस. या. उसके बाद 1 साल मैंने सेम काम किया पापा के साथ. ओके. सेम आपने पापा को शैडो किया. सेम पापा को शेडो किया. नाइस. पूरी दुनिया घुमा उनके साथ लेकिन सिर्फ शेडो किया. नाइस. लाइक अगर मैं यूएस में कोई मीटिंग में बैठा हूँ तो मैं मेरा लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, मिनट्स बना रहा हूँ. कोई अगर कैलकुलेशन रन करके उनको देनी है तो वो कैलकुलेशन रन कर रहा हूँ बैकएंड पे. प्योर ये का काम, मतलब ग्लोरीफाइड ये बोल लो थोड़ा सा. कि आने जाने की टिकट साथ में मिल रही है. बस तो वो किया. सो दादाजी से सीखा एक जो ट्रेड जिसके ऊपर एम्पायर खड़ा हुआ. पापा से सीखा न्यू एज वर्क कैसे होता है. उस टाइम पे 2006 में वी हैड 7 factories in 7 locations and neither my dadaji nor my papa nor my uncles, nobody had visited those factories when it was started right from inception. वो मतलब ये सब दूसरे लोगों को हायर करके ऑटो पायलट पे चलाया जा रहा था. And nobody used to go anywhere. कंप्यूटर पे काम होता था. ERP उस जमाने से हम यूज कर रहे हैं. वाओ. तो ऑटोमेशन हमने तब से देखा हुआ है. तो वो जो नया एज का जो पूरा उस टाइम का वो था वो मैंने पापा से सीखा. कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके. Right. So my father did his MBA when I was in 10th. वाओ. आपके फादर उस टाइम एमबीए कर चुके थे. हाँ. नाइस. So पापा कॉलेज जाते थे, मुझे स्कूल छोड़ते हुए जाते थे. अब इन सब में जो आपने मेन लोगों की बात करी, व्हाट वाज हैपनिंग विद रेस्ट ऑफ द फैमिली? अब 100% हर किसी की लाइफ में ना वो एक मोमेंट आता है कि सब कुछ सही चल रहा है एंड फिर थिंग्स स्टम्बल अपॉन. या सो मैं और पापा थे, कहीं जा रहे थे हम लोग, शायद बॉम्बे जा रहे थे या कहीं जा रहे थे. तो यही डिस्कशन हुआ. तो जैसे नहीं होता फैमिली में बड़े होते हैं, बोले यार तू क्या ही कर रहा है बिजनेस में, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द. हाँ. तो थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन चालू हो गया. एंड इसे के काम कर. तो मैंने मेरा पेन रखा कि भाई सब जगह पे मैं जहाँ हाथ मारता हूँ कोई ना कोई बैठा हुआ है. एंड ये एमबीए के बाद था. एमबीए के बाद. एमबीए के बाद. ओके. तो देन उन्होंने बोला कि एक पैकेजिंग का अपना एक छोटा सा नया अपन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2007 में. उसमें ना किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. और ऐसा क्यों? उसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा था? क्योंकि स्केलेबिलिटी जो थी वो उसमें किसी का ध्यान, अगर ध्यान होगा तो स्केल करेंगे. हाँ. राइट. और जो दूसरा था, क्या होता है कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मौके पे एकदम सही लगे हुए हैं तो आपको उसकी स्केलेबिलिटी फास्ट मिल जाती है. करेक्ट. हमारा जो रिजिड पैकेजिंग का बिजनेस था वो ऐसे ही मौके पे था. तो इट वाज स्केलिंग अप लीप्स एंड बाउंड्स. तो हर कोई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी. एब्सोल्युटली. तो पापा ने बोला कि वो कोई देख नहीं रहा है तो दैट्स अ नाइस प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट. तो वो ट्रिप के बाद में वापस आके मैंने थोड़ा स्टडी किया उसको. तब तक मैं भी नहीं देख रहा था. इवन आई ये जो पैकेजिंग वाला. हाँ. तो इवन आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ सक्सेस. 100% हो ही जाता है. देन मैंने बोला चलो ठीक है ये देखते हैं. सो आई स्टडीड दैट अ लिटिल बिट. फिर उसके बाद मैं 1-2 एग्जीबिशंस अटेंड किए उसके बारे में और समझने के लिए. मुझे इंटरेस्ट आया उसमें. मैंने कहा यार ये चीज़ तो अच्छी है लेकिन थोड़ा ध्यान दे के काम करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है. तो इन 2010-11 वाज व्हेन दिस ऑल हैपेंड. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. एंड उस टाइम पे आई थिंक उस कंपनी का वो जो छोटा डिवीजन था उसका रेवेन्यू था साल का 2-3 करोड़ रुपए का. मतलब इतना छोटा डिवीजन था वो. ओके. तो मैंने कहा इसको शुरू करते हैं यहाँ से. मैंने कहा 2-3 का 10 भी हो गया तो कुछ ना कुछ तो जगह बन जाएगी. हाँ. तो शुरू किया उसको. बाय 2013 वी वर सिटिंग एट क्लोज टू 30-35 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन दैट. ये 3 साल के अंदर. 3 साल के अंदर. 2010 में 10 से 13 में. और आपने उसको 10 टाइम्स बड़ा कर लिया. 10 टाइम्स बड़ा कर लिया उसको. वाह. बट अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैपेंड. 2013 आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर. वो नवंबर 2013. मतलब यहाँ आपका सक्सेस थोड़ा शुरू हुआ था. हाँ. यू कुड अभी आपने पैर जमाए थे. राइट. आई वाज थिंकिंग कि इसको अब कैसे 100-200-300 तक लेके जाएं. ओके. But 2013 November was when the first mishap happened, which was I lost my दादाजी. Though he was 85-86, तो ठीक है. And इतने मेडिकल इश्यूज चलते हैं उस एज में तो एक
पीसफुली था, सबको पता था कि ये कभी ना कभी इनएविटेबली होना है अब, बिकॉज उनके लास्ट, जैसे मैंने बताया कि लास्ट 5-6 साल से उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी और सब था, तो वो तो पीसफुल था, बट लेकिन उसके बाद इज व्हाट शुक एंटायर थिंग फॉर मी. Within 4 months of my grandfather passing, I lost my father. वाह, दैट्स बैड. In March 2014 is when I lost my father. मतलब लाइफ के जो दो मेजर टॉर्च बेरर हाँ. थे, जो आपको रास्ता दिखा रहे थे, जो आपको बता रहे थे कि बेटा इसके बाद ये करना. सो पोस्ट दादाजी हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कि अब है ना, इसको फ्लेक्सिबल को अपन कैसे ग्रो करेंगे, क्या करेंगे. सो मी एंड पापा वर मेकिंग सम प्लान्स. सो बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन यूएस, तो हम सोच रहे थे कि इसको इंटरनेशनल फुटप्रिंट देते हैं, सब करते हैं. सो मई 2014 की पापा की, मेरी, हमारी सबकी टिकट्स बनी हुई थी यूएस जाने की, कि इसका एक फुटप्रिंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं जाके, और वो ब्रदर संभाल लेगा वहाँ पे यूएस में. तो ऐसा एक प्लान हम लोगों ने पूरा किया था. बट इन मार्च 2014 वन नाइट आई लॉस्ट हिम. जिसमें 7 शैटर्ड. आया. तो ये समझ में नहीं आया कि अब लाइफ में होगा क्या. मतलब बोलते हैं ना, ऊपर से छत चली गई. तो आपको क्योंकि हम लोगों का नाम होता है, जैसे मुझे कोई नाम पूछता है तो अडवाणी मनोज अशोक कुमार, आपके नाम का आखिरी इंसान चला गया. एब्सोल्युटली. तो वो हुआ, और एज आई सेड, आई वाज द लास्ट इन द फैमिली. माय ब्रदर वाज स्टिल इन यूएस, तो उसको वापस बुलाया बिकॉज ऑफ दिस मिसहैप हैपनिंग. एंड immediately, I think 3rd or 4th day after I lost my dad, the family separation started. अक्षय को पढ़ाई छोड़ के आना पड़ा. नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई थी. सो वी वर अच्छा. एक इंटर्नशिप कर रहा था. सो वी वर प्लानिंग कि इंटर्नशिप के बाद उसको हम ये बिजनेस में रोप इन करके यूएस में काम खोल देंगे पैकेजिंग का. ओके सो दैट वाज द होल आइडिया. ओके. सो एटलीस्ट उसका पढ़ाई हाँ, पढ़ाई खत्म हो गई थी उसकी. 6 महीने पहले ही हुई थी पढ़ाई खत्म. बट जो लगा आपको जो एक्सपेंशन का प्लान था, हाँ, वो पूरा मतलब आइडिया वाज कि उसका वहाँ पे घर देख के रखा हुआ था. उसका वहाँ पे लोकेशन हमने फाइनल कर दिया था कि यहाँ पे हम वेयर हाउस करेंगे, ऐसा करेंगे. मतलब एवरीथिंग, एवरी प्लान वाज सेट. तो दैट हैपेंड, एंड द टर्न ऑफ इवेंट स्टार्टेड. So it was a complete 360-degree turn that life took. Before we could even understand what had happened, the family separation started. So मतलब बाय द टाइम आप अभी 1 से ऊपर आते, 3rd day of my losing my father, the family separation thing started. एंड डिड यू सी दिस? आपको पता था ऐसा कुछ होगा? नहीं. So in fact, till 2 months, मतलब हमको मार्च समझ में नहीं आया कि ये सेपरेशन होता है. तब तक सेपरेशन का मतलब नहीं पता था. मतलब हम लोगों ने तब तक से पिक्चरों में देखा So, था. हाँ, मतलब सेपरेशन जब अपन देखते हैं ना कि पिक्चरों में दिखाते हैं, दो भाई लड़ रहे हैं बिजनेस के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो हमें लगा ये सब पिक्चरों में ही होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं ये सब. वन ऑफ माई मामा जी वाज एक्चुअली नॉट अ ब्लड मामा जी, बट लेकिन मम्मी के मुंह बोले भाई हैं, वो सूरत में ही है. सूरत में ही. जी. सो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है काम में. वो तो हमने कहा बस ये कुछ रीप्लानिंग, रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो ये पेपर हमको ताऊजी ने भेजा है, तो हम देख लेते हैं क्या है. तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर बेटा, मेरे को भेज दे, आई गो थ्रू इट, और फिर सुबह अपन डिस्कस कर लेंगे. ठीक, भेज दिया ईमेल हमने आगे. एंड नेक्स्ट डे वाज एक्चुअली 4 बजे शाम को साइन करना था सॉलिसिटर के यहाँ पे. तो उसमें पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं पे भी मैं और मेरे ब्रदर का नाम ही नहीं था. जो नया वो प्रपोज कर रहे थे. हाँ. लेकिन फिर भी मतलब हाँ, हमको लगा कि ठीक है, मतलब ऐसे ही होता होगा. अच्छा. तो देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मामा जी का फ़ोन आया कि तुम लोग एक बार अर्जेंटली मिलने आओ. क्योंकि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली, उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ लिया, उनको समझ भी आ तो गया. समझ में आ गया ये क्या हो रहा है. तो 2-3 घंटे बैठ के उन्होंने हमारी तो पहले तो लेफ्ट राइट में गई, कि दोनों पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, और ये क्या कर रहे हो. मतलब मतलब बस उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, इतनी सी बोली, मतलब किसी कसर बची थी. तो दैट ओपनड आवर आईज टू व्हाट इज हैपनिंग. देन we refrained from signing those documents and we asked for further details. सेपरेशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो दैट प्रोसेस में आई नॉट ड्वेल इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस, बट लेकिन उसमें ये पता चला कि भाई ये पर्टिकुलर जो मैं छोटा डिवीजन देख रहा था, वो उन लोगों ने मुझे ही दे दिया. बोले ये तू देख रहा था, तू देखता रहा, फ्लेक्सिबल. बाकी सारा जो है वो, जो आपने नया शुरू किया था जिसको आप 10 टाइम्स बढ़ा के ले गए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, तो उन्होंने कहा कि वो तू ले ले, बाकी का जो है वो वी आर लुकिंग एट इट, तो वो पूरा हम ले लेंगे. तो हम तो गुड फेथ में थे कि भाई ठीक है जैसा आप बोलोगे. बट देन वी रियलाइज कि नहीं यार, ये तो कुछ और चल रहा है का मामला. तो फिर वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. एंड जो डिवीज़न ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल जो तबका जो था, वो मैंने ओके करके हमने खुद रखा.
रिजिड में हमारी अबाउट 7-8 फैक्ट्रीज थी, उसमें से एक फैक्ट्री हमको मिली, वो भी सबसे छोटी वाली, तो ये कहाँ पे थी? रुड़की में। सो रिजिड जो फ्लेक्सिबल था वो था दमन में, जो रिजिड था वो था रुड़की में, और रहते थे सूरत में। तो इशू ये था कि अब संभालेंगे कैसे, क्योंकि रिमोट मैनेजमेंट वाला काम तो पापा लोग देखते थे सारा, हाँ, वो तो हमारे जिम्मे था ही नहीं। करेक्ट। तो देन सिंस आई वाज मैरिड आई टोल्ड दैट आई टोल्ड माय ब्रदर कि भाई दमन और सूरत मैं देखता हूँ, तू जा रुड़की, समझे तो सही पहले पूरा बिजनेस होता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ही शिफ्टेड देयर फॉर अबाउट 6 months। जब वो गया वहाँ पे तो विद इन 15-20 days ऑफ ऑल दिस रिस्ट्रक्चरिंग हैपेंड, वी लॉस्ट द एंटायर ओल्ड टीम टू आवर अंकल्स। जो भी आप लोगों के साथ आपके साथ काम कर रहे थे। जो भी लास्ट 15-20 साल से लोग थे, जो सीनियर लोग थे, तो उनको ही लगा कि यार ये तो बच्चे हैं, अब इनके साथ तो क्या ही काम होगा, एंड दे वेंट टू आवर अंकल्स। ओवरनाइट वी हैड नो टीम, सिर्फ आप 2 लोग बचे। हम 2 लोग और एक प्यून। सो अगेन आवर मामा जी गिव स्ट्रेंथ, दे सेड के कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, तुम लोग एक काम करो, जो तुम्हारी कंपनी रिलेटेड फाइल्स वाइल्स है वो ले लो, एंड यू लीव द ऑफिस ऑल्सो। ओके। तो हमने कहा यार लोग गए थे वो तब तक, आप तो बोले ऑफिस भी छोड़ दो। ठीक है, उन्होंने बोला था तो, और तो कोई हमारा गाइडिंग कोई था ही नहीं, हमने ऑफिस भी छोड़ दिया रात को। कंप्यूटर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, खुद के लैपटॉप्स थे, डेटा लिया एक हार्ड ड्राइव पे, फिजिकल फाइल्स ली और ऑफिस छोड़ दिया। इसमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या चल गई? मुझे ये पक्की बात है, जो मैं आपसे सुन के भी है ना, मैं सहम जा रहा हूँ। तो आपने तो सहा है। आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग वाज इट गेव स्ट्रेंथ एंड बिलीव के दुनिया में कोई भी इवेंट जो आपकी लाइफ में हो रहा है, वो उस मोमेंट से या आगे क्या होने वाला है उससे बड़ा नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बार बार हम जो एक दूसरे को, मैं और अक्षय जो स्ट्रेंथ देते थे, वो ये था कि यार पापा को खोया ना, उससे बड़ा कोई भी इवेंट है क्या दुनिया में, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे रीस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे ऑफिस छोड़ना हो, तो द आंसर वाज नो। तो जब उससे बड़ा और कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, तो फिर फियर किस बात का है? जब वही हो गया तो फिर फियर किस बात का है? ये 3 इवेंट होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, तो ऐसा लगा यार लाइफ में अब कुछ नहीं करना, जो है उसको बेच बाच दो, जो आया वो ठीक है। मतलब एक ऐसे बोलते ना, वो गिव अप वाली सिचुएशन में थे हम। तो इन दैट फेज आई टुक अप गार्डनिंग, सिर्फ अपने आप को सूद करने, सिर्फ अपने आप को सूद करने के लिए, कि गार्डन में जाके थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा पौधों में पानी डाल दिया, थोड़ी गार्डनिंग कर ली, मतलब एज अ हॉबी उसको थोड़ा सा इंकलकेट किया इन द मॉर्निंग हैबिट। वो करते करते वो 1 घंटा 2 घंटा कब हुआ, 2 घंटे के 3 घंटे कब हुए पता नहीं चला। और वो फूल पत्ते से लेके हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी थोड़े लगाने शुरू कर दिए। जो गार्डनिंग में शुरू हुआ, फार्मिंग की तरफ जाने लगा। फार्मिंग की तरफ जाने लगा थोड़ा थोड़ा। और जब खुद के उगाए हुए टमाटर, ककड़ी, इस टाइप की चीजें खाने लगे, तो ऐसा लगा यार ये तो कुछ अचीवमेंट भी लग रहा था। हाँ, मतलब ऐसा घर में होगा। क्या होता है ना, जैसे बच्चा पालते हो तो बच्चे को देख के आपको लगता है ना यार ये मैंने कुछ किया है, एक खुशी होती है, अपनी एक खुशी होती है। तो ऐसे ही जब वो फ्रूट आया तो हमको लगा यार ये हमने मेहनत की थी इसके लिए। फिर 2018 में हमको लगा यार इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक रेंट पे एक जमीन ले ली, सूरत में 1 एकड़ की। ओके। उस पर थोड़ी सी गार्डनिंग करने लगे, थोड़ा सा एक ऐसे हट जैसा बना दिया एक, और उसमें सामान रख दिया, कुर्सी टेबल डाल के वहाँ पे गार्डनिंग करने लगे थोड़ा सा। अब वो 1 एकड़ का था, तो धीरे धीरे टाइम ज़्यादा देने लगे उसको। ऐसे बिजनेस के लिए तो हम गिव अप स्टेट में ही थे। तो ऐसा मन तो होता नहीं था ऑफिस जाएँ काम करें, तो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सुबह के, मतलब 7 से लेके 12-1 बजे तक वहीं पे बैठे, फिर लंच के बाद ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, देखते देखते ऑफिस पार्ट टाइम हो गई, ये फुल टाइम होने लगा। सो उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए वी स्टार्टेड सर्चिंग कि इसको और अच्छा कैसे करें। तो फिर एग्जीबिशंस पे गए, घूमे, फार्मिंग के एग्जीबिशन के, पैकेजिंग से छोड़ के फार्मिंग के एग्जीबिशन में। मतलब एग्जीबिशन जाना जरूरी है, वो फील्ड वाले चेंज ढूंढना क्या शुरू किया कि बीज कौन सा अच्छा होता है, खाद कौन सी अच्छी होती है। सो वो सब ढूंढते एग्जीबिशंस तक पहुंचे, और फिर वहाँ पे पता चला कि ग्रीन हाउस क्या होता है, प्रोटेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, इक्विपमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो ऑब्वियसली दादाजी पापा की वो कहीं ना कहीं इम्बाइब ट्रेनिंग तो थी, तो वो धीरे धीरे वापस से बाहर आने लगी। तो वो जब हुआ तो देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक के ही हैं। अच्छा। जो फार्मिंग में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा। इजराइल यूज़ कर रहा है, यूएस यूज़ कर रहा है, चाइना यूज़ कर रहा है, यूरोप यूज़ कर रहा है, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा। ओह। तो थे प्लास्टिक के, तो दिमाग की घंटी बजी वहाँ से, क्या डाइवर्सिफिकेशन करना था। तो मैंने अक्षय को कुछ प्रोडक्ट्स ला के दिए। मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट बन सकता है अपने यहाँ पे, तो घर की खेती है प्लास्टिक की। एग्जैक्टली।
तो मैंने वो सोचा कि यार पता नहीं अपनी मशीन में बनेगा कि नहीं, लेकिन मैंने अक्षय को लाके दिया, मैंने कहा ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? बोला थोड़ा ट्विकिंग करेंगे तो कुछ हो सकता है। सो 2018 से लेके 2020 तक हम R&D फेज में थे। और तब तक वो अपना प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल का काम तो वो चालू चल रहा है, था। वो तो ऑटो मोड पे चल रहा था। वो ऑटो मोड में चल रहा था, हम गार्डनिंग बढ़ाने की पार्ट सोच ही नहीं रहे थे ना। और गार्डनिंग पार्ट टाइम हो रही थी। तो फिर हमने किया क्या, वो ट्विक करके हमने यूज़ किए प्रोडक्ट्स वापस से। ये सब 1 एकड़ की ज़मीन पे सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो हमने ट्विक करके यूज़ किए तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, 25-50 फार्मर सूरत के आसपास पकड़ते हैं और एक बार फ्री में करवाते हैं काम। तो कड़ोदरा कामरेज साइड में हम ऐसी गाड़ी लेके गए, जो खेत दिखा वहाँ अंदर घुस गए और जाके हमने फार्मर्स को वो प्रोडक्ट बताया तो बोले नहीं नहीं ऐसे हम नहीं करेंगे। उनको लगा कि पता नहीं कौन आ गए, कोई जान पहचान तो थी नहीं, आउटसाइडर्स। तो पहले शुरू के 5-7 दिन तक तो कोई हाँ कोई मिले ही ना, कोई बात ही ना। फिर किसी एक ने हाँ बोला तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा सा। तो ऐसे करके हमने 40-50 फार्मर्स को कन्विंस किया कि भैया तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे, हाँ। तुम ट्रायल करो, प्रोडक्ट भी फ्री है, कल को तुम्हारे खेत में अगर 1-2 लाख का नुकसान होगा तो वो भी हम भर देंगे। करेक्ट। तो ऐसे करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनवाया, उनको भी कॉन्फिडेंस आया। तो उन्होंने ट्रायल किया। तो अब खेती में क्या होता है कि 3 से 4 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं। हाँ। तो 3 महीने बाद फ़ोन आया कि सर वो प्रोडक्ट आपने जो दिया था वो और चाहिए। अच्छा। तो ऐसे 1-2 फार्मर का फ़ोन आया कि सर वो और चाहिए। तो हमने कहा यार कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या है? क्योंकि 3 महीने बीत चुके थे ना, तो हमने किसको सोचा यार देखकर पता आया? नहीं और फार्मर आपने कहाँ कहा आया। था 30-40 लोगों को देखकर आए हो आप। हाँ, तो फिर हम गए उनके फार्म पे और हमने रिजल्ट्स देखे। फिर उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया कि ये यूज़ करने से क्या फ़ायदे हुए, क्या कॉस्ट कम हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब उन्होंने सिखाया। अच्छा, वो तो आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए और उन्होंने हमें फिर एक्चुअल फार्मिंग में कैसे पूरा काम होता है वो सिखाया। तब तक तुम गार्डनिंग कर रहे थे, हम फार्मिंग नहीं कर रहे थे। नहीं, आपने पता है बातों बातों में एक पूरा वो स्टेज बता दिया कि MVP जो बोलते हैं ना, हाँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आपके अर्ली अडॉप्टर्स, वो आपकी पूरी आपने पूरी बातों में सरल शब्दों में समझा दिया। तो वो होने के बाद हमको लगा कि यार अब ये कुछ हो सकता है। तो 2020 में हमने फाइनली जो मशीन्स में चेंजेस वेंजेस करके जो थोड़ा बहुत एक्सपेंस करके फिर हमने वहाँ से लॉन्च किया ग्रोइट। ओह, तो ये सब मतलब आप अपना एक अर्ली R&D वगैरह सब कर चुके थे, जब कॉन्फिडेंस आ गया यार इसमें तो कुछ बनाया जा सकता है, तब नाम आया ग्रो इट। और ग्रोइट के पहले भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये अच्छा। फार्मर्स के साथ हमारा जी, इंटरेक्शन जी, चल रहा जी। था तो हमने एक्चुअली एक नाम रखा था अर्दी, EARTHY, अच्छा। अर्दी। Okay. इंग्लिश में अर्दी मतलब धरती से जुड़ा धरती हुआ। से जुड़ा हुआ। तो हमको लगा यार बड़ा बढ़िया नेम है यार, करते हैं इसको काम। तो हमने वो एक्चुअली रजिस्टर कर दिया था। फिर जब अर्दी के नाम से पैकेजिंग करके हमने उन्हीं फार्मर्स को भेजा तो बोला हम नहीं यूज़ करेंगे। मैंने कहा क्या आपने ही तो करवाया सारा काम। हाँ। बोले नहीं सर, आपने जो नाम लिया ना इसका मतलब हिंदी में अर्थी होता है। अच्छा, मतलब नाम की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते थे। बताओ कि- हम लोग इंग्लिश खेल रहे हैं, और क्योंकि किसान तो भाई तो B2B भी काम किया हुआ था ना, हम तो सूट बूट वाले बाबू थे तब। और कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि आप सूट पहन रहे हो कि SP जैन बॉम्बे से तो हो। उन्होंने बताया कि सर ये आपका मतलब होता है इसका अर्थी। तो अर्थी वाली चीज़ जो है वो हम हमारे खेत में नहीं डालेंगे। और आपका जो माइंडसेट था कि वो जमीन से जुड़ा हुआ, मतलब रातों रात उसका नाम का तो हमारा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था। करेक्ट। तो हमने क्या किया, पैकेजिंग को फाड़ा, उसको कहा भाई यूज़ कर ले तू। तो फिर वहाँ से आया कि यार इसको कुछ नाम ऐसा देते हैं कि रिस्ट्रिक्ट ना करे। कल उठ के कोई बोले कि यार फार्मिंग में लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यही कंपनी का नाम चलना चाहिए। फार्मिंग में टेक लाना है तो भी यही कंपनी का नाम चलना चाहिए। फिर वहाँ से दिमाग शुरू हुआ वो सारा रोलिंग। मतलब नाम के वजह से लिमिटेड नहीं होना है। हाँ, नाम की वजह से लिमिट, क्योंकि एक बार वो झटका देख लिया ना बट ऑब्वियस। तो ऐसा लगा कि यार अब नाम की वजह से लिमिट नहीं होना है। तो फिर आया कि भाई ग्रोइंग से रिलेटेड सोच रहे थे। तो जैसे नहीं होता कि अपन पौधे को जनरली इट बोल देते हैं, या कोई भी सब जैसे डॉग होता है या एनिमल होता है तो अपन इट बोलते हैं उसको, है ना। इसको हेमर नहीं बोला जा सकता। हाँ, तो हमने कहा यार ग्रो और इट, कि किसी भी चीज़ को ग्रो करो। हाँ। तो हमने वहाँ से निकाला। फिर बात आई कि यार अब टैगलाइन सोचो। तो सडनली मुझे ध्यान आया कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मर की मदद कर रहे हैं। क्या करने में? इनकम बढ़ाने में। करेक्ट। तो वहाँ से आया वी हेल्प यू ग्रो। ओके, कि भाई हमारी मदद और आपकी ग्रोथ। आपकी ग्रोथ। अब 2020 में कोविड आ गया। हमने तो शुरू अभी तो मतलब कंपनी हमने 2019 नवंबर में रजिस्टर कराई थी। मतलब अभी तो अपन शटर खोला था। शटर खोला था और आ गया कोविड। हमें लगा यार ये तो गया काम से अब। लेकिन हुआ विपरीत। अच्छा। हुआ ये कि हमें तो इससे मिला बूस्ट।
जब मार्च में लॉकडाउन लगा उसके हाँ। बाद क्योंकि लॉकडाउन जब लगा तो सब कुछ बनता, सिर्फ एक चीज़ चालू थी, लोगों का खाना पीना। है ना, मतलब ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट था कि भाई कुछ भी दुनिया में प्रलय आ जाए, खाना पीना बंद। खाना पीना बंद नहीं होना। अच्छा, मज़े की बात, उस टाइम पे लोगों की अवेयरनेस टुवर्ड्स फूड बढ़ती गई कि अच्छा खाना होना चाहिए, पौष्टिक खाना होना चाहिए। कई लोगों ने गार्डनिंग अडॉप्ट की घरों में, हाँ, है ना, मैं फ्री वही टाइम पास करने के लोग लिए। हाँ, लोगों ने हॉबी है, हॉबी एग्जैक्टली, तो वहाँ से अवेयरनेस एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ी है, अच्छा। और उसका बेनिफिट हमको ड्यूरिंग लॉकडाउन मिलना शुरू हुआ। और उसी दौरान में मैंने कुछ फंड्स स्पेयर थे फैमिली में, तो मैंने कहा यार अभी खर्चे भी कम हो रहे, घूमना घुमाना हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कोविड चल रहा था, कहीं जाना आना हो नहीं रहा था, तो फंड्स स्पेयर थे। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द स्टार्टअप वर्ल्ड थ्रू वीकैट्स, WFCI, सब जो जो प्लेटफॉर्म्स थे। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये थोड़ा बहुत फंड पड़ा है, ये 1-2 लाख में स्टार्टअप वार्टअप चल रहे हैं, कुछ सीखे तो सही क्या है ये। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, 10-15 लाख रुपए का फंड साल में एक डालते हैं, 2-2, 3-3 लाख करके 5-6 कंपनियों में डालते हैं। अच्छा, ये आपकी जो एंजल इन्वेस्टर की जो जर्नी शुरू हो रही थी, ये यहाँ से शुरू यहाँ हो से रही शुरू हुई। मैंने उसको, उसका पर्पस ये थी। था, पैसा डालने की बात कहाँ से आ गई? अपने को तो भी खुद के धंधे के लिए पैसा चाहिए था ना। उसका पर्पस ये था कि कुछ 1-2 कंपनीज उसमें से ऐसी आई थी जो सूरत से कुछ उनका नाता था, वो पैकेजिंग ढूंढ रहे थे अच्छा। खुद के प्रोडक्ट के लिए। तो किसी ने मेरा नंबर दिया, मेरे पास आया कि सर वो ऐसे ऐसे रेफरेंस आया हूँ, मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे पैकेजिंग चाहिए। अब मैंने कहा यार पैकेजिंग चाहिए, ये बात तो ठीक है, पैकेजिंग तो हम दे देंगे इसको, स्टार्टअप है। फिर वो फंडरेज का स्टोरी पता चला। अच्छा, तो मैंने कहा यार फिर तो इन्वेस्ट करके पैकेजिंग देना फायदे वाला काम होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। भाई बनिया दिमाग तो यही खाली सप्लायर क्यों बनना है? बनिया दिमाग तो यही कहता है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पैकेजिंग के साथ साथ तू 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी ले ले। तो ऐसे करके 2-3 कंपनियां ऐसी पहले चुनी जिनका कहीं ना कहीं हमारे साथ कोरिलेशन हो रहा था। अच्छा, मतलब जो आपकी इंडस्ट्री से थोड़ी बहुत अलाइन थी। हाँ, तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द स्टार्टअप वर्ल्ड। अच्छा। तो मैंने फिर अक्षय को बोला, मैंने कहा यार ये है ना, इकोसिस्टम से ये समझ में आ गया कि ग्रोइट में अब काम कैसे करना है। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा पहले तो एक काम कर, इसको स्टार्टअप में रजिस्टर करवाते हैं। अभी तक तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ही नहीं जो किया। अपना DPIIT होता है। पहले तो नॉर्मल कंपनी की तरह रजिस्टर कर दिया, करेक्ट। फिर मैंने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाया, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो गया। बोले अब आगे क्या? सो जो 2 साल था, वो 2 साल में प्लान नहीं बना, लेकिन वो जर्नी बस चलती गई चलती गई चलती गई। अब बूटस्ट्रैप करके कंपनी तो चालू कर दी, 8-10 करोड़ का रेवेन्यू भी खड़ा कर दिया 2 साल। अच्छा। अब 2 साल में जब ये रेवेन्यू खड़ा हुआ तो पता चला कि यार पीछे जो प्रॉफिट था वो हमने री इन्वेस्ट किया, प्लस हमने साथ में और भी पैसा लगा दिया। सब जेब से ही, हाँ, अपने घर से। फिर दूसरे बिजनेस से कमा कमा के तो एक्चुअली ग्रोइट की बैलेंस शीट में तो लॉस ही दिखेगा ना, क्योंकि पैसा तो दूसरी कंपनी लगा रही है। करेक्ट। तो हमने देखा यार पैसा लग रहा है, और किस में जा रहा है? मार्केटिंग में जा रहा है, ब्रांडिंग में जा रहा है, इमेज बिल्डिंग में जा रहा है, ये सब काम में जा रहा है। मैंने कहा, यार बैंक ना पैसे देगा और खुद का कितना लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? भाई जब तक पीछे से चल रहा है, तो अगर पैकेजिंग को एग्जिट कर दिया फिर क्या? करेक्ट। हाँ, क्योंकि वहीं से आपको पैसा, वहीं से मेन कैश फ्लो तो वहीं से आ रहा है। एब्सोल्युटली। तो हम चले गए VCs के पास। तो VCs के पास गए, कुछ बैंक्स ने कुछ फंड किए थे वो स्टार्टअप्स के लिए उस टाइम पे, वो उसके पास गए, कुछ बड़े HNI इन्वेस्टर्स थे उनके पास गए, सब ने रिजेक्ट कर दिया। और क्या रीजन था रिजेक्शन का मेजरली? बोले ये तो कोई भी कॉपी करके बना लेगा। अच्छा। हमने कहा यार अभी तक नथिंग यूनिक अबाउट इट। बोले यूनिक नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारे मोड्स क्या हैं, तुमको अभी तुम्हारा 10 साल का 20 साल का प्लान नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। हमको लगा ऐसे ही होता होगा, तो हम निराश होकर वापस आ गए। तो एक फ्रेंड ने मुझे फिर उसमें से बोला कि यार एक काम करते हैं, मेरे को तेरे आइडिया में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं रेडी हूँ। तो मैंने कहा यार तू तो रेडी है, लेकिन यार ऐसे तेरे से पैसे लेना यार नहीं ठीक लग रहा है। तो बोला एक कुछ होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। अच्छा, मैं कहा वो भी क्या होता है ये भी बताओ। अच्छा। तो बोले कि जो नॉन लोग होते हैं उन्हीं से अपन फंड रेज करेंगे। मैं कह रहा आप मार्केट से पैसे उठाने की बात कर रहे हो? यही होता था ना। हाँ। हमारे पापा दादाजी के ज़माने में अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे ले रहे हो तो क्या बोले तूने मार्केट से पैसे उठा लिए, और वो भी 2 टके पे। वो भी 2 टके पे। तो मैंने कहा यार ऐसे तो यार घर वाले मारेंगे पकड़ के। बोले नहीं अपन इक्विटी देंगे सामने। मैंने कहा हाँ यार ये अब कुछ बात आई। तो ऐसे करके हमने 2022 में, ओके। मार्च 2022 में हमने हमारा फर्स्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड किया, ओके। और इसी कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया। सो ये मतलब फंडिंग इसलिए हो पाया क्योंकि आप खुद फंडिंग कर रहे थे, आपको समझ में आने लगा, वो गेम समझ में वो गेम समझ में आने लगा। तो सर भाई अभी तक तो मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड हो गया, और जो मैंने पहले बात करी एक ही प्रोडक्ट पे थे अपन तो।
अब ग्रोइट में क्या बिजनेस मॉडल है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं, और आई थिंक आप लोग शायद वन ऑफ द ओनली कंपनीज हो जो बायबैक भी करती है। यस, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। मजे की बात है कि हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हमने वो बोलते हैं ना, राइट मार्केट फिट बिठाया उसको, अच्छा, राइट कॉन्सेप्ट से सेलिंग करा उसको। जनरली इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और कमोडिटी बना दो। हमने कमोडिटी को उठा के प्रोडक्ट बनाया। पर आपके पास फुट इन द डोर तो था ही, फुट इन द डोर था हमारे Multiple प्रोडक्ट से। हाँ, तो एंट्री तो मिल ही रही थी। हाँ, तो हमने क्या किया, जब 10 प्रोडक्ट दिए ना तो रिटेलर हमारी सुनने लगा। हाँ। फिर हमने बोला कि अब एक काम करते हैं, फार्मर क्या है देख के ही मानेगा, बिना देखे नहीं मानेगा। तो उस रिटेलर को हमने पूछना शुरू किया, भाई तेरा भी कोई खेत वेत है क्या? अच्छा, चांस की बात है, पता चला 25 को पूछा, 25 के पास खेत है। क्योंकि गाँव में, तो आपने फ्रेंचाइजी बनाया गाँव में दुकान वाला जो है वो थोड़ा साहूकार हो गया, तो खेत तो होगा ही होगा, वही होगा। वो खेत से ही कमा के उसने दुकान बनाई है। तो जैसे फादर अगर खेत पे है तो बेटा दुकान पे बैठा है, फादर अगर दुकान पे है तो बेटा खेत पे है। अच्छा, या मामा चाचा भांजा भतीजे कोई ना कोई तो फैमिली में है। तो हमने कहा एक काम करते हैं यार, इनके खेत का साइज पता था, तो एवरेज में 2-4 एकड़ 5 एकड़ सबके पास जमीन थी। करेक्ट। हमने कहा एक काम करते हैं, आधे एकड़ में डेमो फार्म बना दो यार। हमारे प्रोडक्ट तो थे ही, तो आधे एकड़ में डेमो फार्म बनाने की जो कॉस्ट थी, मैंने कहा लैंड आपका, प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी। वाह, सही है, लैंड की कॉस्ट से मेरा छुटकारा हो गया। सही। ये तो पता चलता है वो लैंड की कॉस्ट बहुत हैवी हो बहुत जाती हैवी हो जाती, करेक्ट है। ऐसे करके हमने धीरे धीरे 60-70 डेमो फार्म क्रॉस 4 स्टेट्स हमने फैला दिया। उसको फायदा हो रहा है क्योंकि डेमो देखेगा तो अगला फार्म बिकेगा, खरीद, तो ये तो उसको कमीशन बनेगा, कमाएगा वो। और आपका सीधा सीधा फायदा हो गया कि आपका तो एकदम एंड यूजर तक आपका। तो हमने क्या किया, फार्मर्स की बन गया। मीटिंग कॉल करने लग गए हम वहीं। अच्छा, उसी डेमो फार्म पे। हाँ, और उसमें हमने क्या किया, उसको बोला कि जो फार्मर बीज लेने आए, तेरे पास उसका नंबर नाम सब है ही, हाँ, उन्हीं फार्मर्स को तो कॉल कर ले वापस से। तो जो एग्जिस्टिंग फुटफॉल था उसी को हमने कन्वर्ट करना शुरू किया। अच्छा, वो ऑलरेडी आ ही रहा था, वो आ ही रहा था। और 4 प्रोडक्ट और देख के डेमो पे। रेवेन्यू स्ट्रीम में 4 प्रोडक्ट ऐड कर दिया हमने। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे फ्रेंचाइज स्टोर बनाया। तो पहले कोई लेने को रेडी नहीं था फ्रेंचाइज स्टोर, प्रोडक्ट रखने को तो रेडी थे लेकिन फ्रेंचाइज जैसा कुछ करने को रेडी नहीं थे। तो हमने कहा एक काम करो, फ्री में बनो। 500 रुपये पे हमने फ्रेंचाइज बनी। अच्छा, तो पहले ऑलमोस्ट 70-80 फ्रेंचाइज हमने 500 रुपये बनाई। फिर थोड़ा थोड़ा वर्ड स्प्रेड होने लगा। आज हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं 1-1.5 साल में, जहाँ पे हम 25-30,000 रुपीज़ कमांड करते हैं फ्रेंचाइज का फीस। अच्छा, अगर किसी को रूरल एरिया में 25,000 रुपीज़ फ्रेंचाइज फीस लेना मतलब आप कुछ ना कुछ, आप उसको वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हो तो ही वो पैसा देगा, नहीं तो एक पैसा नहीं निकलेगा किसी की जेब से। वाह, और कितने फ्रेंचाइजीज है अभी तक? सो टुडे वी हैव 300+। 300 प्लस फ्रेंचाइजी, और कितने फार्मर्स को? स्टेट्स एंड वी आर, हम लोग अभी केटर कर रहे हैं लगभग अराउंड 20-21 हज़ार फार्मर। 20,000 प्लस फार्मर्स एंड 300 प्लस फ्रेंचाइज इन 6 स्टेट्स। वाह, तब ये कॉन्सेप्ट एक पूरा एज अ स्टार्टअप बोल लो, एज अ बिजनेस बोल लो, एक इवॉल्व हुआ और हमने एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया ग्रोइट के नाम का। तो एक ऐसे सेक्टर में ब्रांड क्रिएट किया जहाँ पे लोगों ने बोला था कि ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, एग्रीकल्चर मतलब लोगों ने गिव अप मारा हुआ है, और ऐसे एग्रीकल्चर में कोई कुछ कर भी रहा है तो वो वहीं से कोई जुड़ा हुआ, रूरल से कोई जुड़ा हुआ, कोई फार्मर या जो जनरेशनल बिजनेस होता है एग्रीकल्चर, वही लोग कुछ कर रहे हैं। करेक्ट। तो लोगों को इंटरेस्ट क्या है यार, आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है फार्मिंग का, फिर भी आप इसमें घुस गए। बट लेकिन ये नहीं दिखता है पीछे, हमने उसके पीछे जो पीछे 4 साल R&D की थी, वो गार्डनिंग से लेके फार्मिंग जर्नी, वो लोगों को नहीं पता। वो लोगों को नहीं पता। सर, इस जर्नी को थोड़ा और आगे ले जाए। अब बात करते हैं मतलब वेरी शॉर्ट टू फेम, या शार्क टैंक। और मतलब मैंने खुद वो एपिसोड देखा है जहां आपने बोला कि मैं 1% इक्विटी 1 करोड़ की दूंगा, फिर 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। उसमें बात करें ना, शार्क टैंक के बारे में कब सुना? अपने सूरत से और भी लोग जो सीजन 1 में गए थे, क्या उनसे बात करी थी कि कैसे जाना है, कैसे सोचा कि क्या करेंगे? उस जर्नी में थोड़ा बात करते हो। मेरे को मेरी वाइफ ने पूछा कि ये लोग क्यों आते हैं शार्क टैंक पे। जब हम देख रहे थे सीजन 1, मैंने कहा इन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, ये रिसोर्सेज इकट्ठे करने का अच्छा मीडियम है, प्लस इनिशियल हेड स्टार्ट मिल जाता है विद ब्रांडिंग। हाँ, तो उसने बोला कि आप भी ऐसा सोच रहे हो क्या? एंड आई, मतलब एकदम डिसरिस्पेक्टफुली, मैं कहा अपने को क्या जरूरत है, अच्छा, अपने को क्यों जाना है, ऐसी कौन सी जरूरत है, अपने को अपना धंधा चल रहा है। तो बात हो गई, ख़त्म हो गया। सीजन 2 का प्रोमोज आए कि भाई लॉन्च हो रहा है, कि सीजन 2 आएगा, एप्लीकेशंस का जो एंट्रीज ओपन हो गई, ओपन हो गई है। तो ठीक है, खुली है, 2-3 महीने का टाइम के लिए खुली होती है। तो
एक इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि यार एक काम कर, ऑनलाइन जा, वो फ्री है, अप्लाई कर दे। ये आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कोई? हाँ, अच्छा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ हाँ तो उसने कहा अप्लाई तो कर दे, देखी जाएगी, हाँ कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, देखेंगे। करेक्ट। नहीं तो एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। अब 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, हमने गिव अप कर दिया था यार। मेरे को हो गया कि अपना। किसी को इंटरेस्ट होगा, वैसे ही लोग कोई आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ दे। सडनली एक दिन कॉल आया कि यू हैव टू कम फॉर द फाइनल शूट। अच्छा। हम लोगों को लगा ये कि ये फेक तो नहीं है कॉल। तो हमने फिर जाके एक मेल लिखा उनको कि ऐसा ऐसा हमारे पास कॉल आया है, इज इट नॉट फेक और ये मतलब क्या है। तो उनकी जो टीम की हेड थी, जो उसका कम्युनिकेशन टीम होगी। उनका फिर वापस से मिला है कि नहीं, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल लेग। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया जो भी होता है। तो 3 दिन का उनका शूट प्रोसेस था पूरा। तो उसमें हम गए, वहाँ पे मिले और सब हुआ, एंड देन थिंग्स अनफोल्डेड। यस यार, एक्चुअली जब हम आपको देख रहे थे, मतलब वी वर फीलिंग प्राउड कि हम में से कोई वहाँ खड़ा है और अपने टर्म्स पे फंडिंग उठा रहा है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि शार्क टैंक में जब कोई इतनी बड़ी वैल्यूएशन की बात करता है ना, तो बहुत इजीली शायद कन्विंस नहीं होते। लेकिन आप उनको, जो आपको प्रीवियस राउंड आपने जिस पे रेस किया था, उस पर आप लेकर आए, तो मतलब वी फील प्राउड टू यू, और वी फील प्राउड फॉर यू। और मतलब मैं आपको बहुत बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल चुका हूँ और शायद मैं वापस बोलूँगा थैंक कि यू। इट वॉज सो नाइस टू सी यू देयर। तो मतलब मुझे पूरी जो मैं वापस एक बार बैक फ्लैश कर रहा हूँ, जो आपने मुझे बताया समझ में, इसमें फैमिली का कितना इंपॉर्टेंस है। आई थिंक जब फादर नहीं थे, आपके ग्रैंडफादर, आपकी मदर मस्ट हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एब्सोल्युटली। एंड देन योर वाइफ, क्योंकि बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर माइसेल्फ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक दे ऑलवेज फील लेफ्ट बिहाइंड कि यार टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैड फ्रॉम योर मदर एंड फ्रॉम योर वाइफ? So I think that support is tremendous. I don't think any words can make justice to that support. But हाँ ये है कि जब भी ये शुरू किया और जब एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बढ़ाने थे, तो उनके साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर किया कि भाई ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो आर यू ऑल इन अग्रीमेंट? तो वो डिस्कशन मैंने और अक्षय ने ज़रूर किया था। आई थिंक दैट डिस्कशन हेल्प्ड अस टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन एंड अ स्मूथ एनवायरनमेंट इन द हाउस। एक्सपेक्टेशन सेट कर एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी कि बच्चों को भी पता है कि पापा ये काम कर रहे हैं, या मम्मी को पता है कि ही इज़ बिजी विद दिस। तो शायद कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे डिस्कनेक्ट कुछ टाइम के लिए होना पड़ता है। तो वो डिस्कनेक्ट लाने के लिए वो अग्रीमेंट ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट, जो आजकल बोलते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस। तो आई बिलीव देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। So whatever understanding is good, what works for you is your work life balance. नहीं, क्योंकि आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन आप एक बार सेट कर देते हो ना, तो आपको भी काम करने में मज़ा आ रहा है और उनको भी पता है कि ये मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। नहीं, और अगर हम रिफ्लेक्ट करें जी। ठीक है, आज हम बहुत फैंसी टर्म्स यूज़ करते हैं, स्टार्टअप है, इकोसिस्टम है, या ये फंडरेज यूज़ करते हैं, ये सब करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे अगर जाओगे, हमारे फादर्स ने जब अपना अपना काम शुरू किया था, या ग्रैंडफादर्स ने शुरू किया था, 10 साल हमने भी उनको ऐसे ही काम करते हुए देखा है। तो धंधे का असूल वही है। धंधे का असूल तो वही है। तो आप टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज़ कर लो, थंब रूल ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होगा। धंधे में टाइम, मतलब मुझे याद है कि मैंने स्कूल टाइम में पापा को हफ्ते में 2 दिन देखा होगा शायद, कि वो ट्रैवल करते थे, काम करते थे, धंधा बिल्ड कर रहे थे। वो हमें आज बचपन में हमें पता नहीं है कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम उससे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, और जब आप ये बता रहे हो, मैं खुद याद करने की कोशिश कर रहा, मेरे पापा इतना स्ट्रगल ट्रैवल जो करते है थे। वो अगर आप नहीं करोगे राइट टाइम पे, हाँ, आई वुड नॉट इवन से स्ट्रगल, इट इज दैट एफर्ट टुवर्ड्स बिल्डिंग वो राइट काइंड ऑफ एफर्ट आपको उतना टाइम Absolutely. उतना देना ही आपको। अगर आपको कुछ बिल्ड करना है तो आपको उसके पीछे एफर्ट देना पड़ेगा, एंड दैट एफर्ट एवरीबडी हैज गिवन। किसी को पता चल जाता है, किसी को नहीं चलता है, बस इतना ही फर्क है। सो द ओवरऑल थंब रूल ऑफ द बिजनेस स्टिल रिमेन्स द सेम। करेक्ट। Terminologies will change, technology will keep coming in, we will keep evolving, but 2 + 2 4 ही धंधे के रहने असूल वही रहेंगे। 2 + 2 4 ही रहने वाला है। चाहे Exactly. कंप्यूटर करे चाहे इंसान करे। इंसान करे। अरे सौरभ भाई, you're seeing, I think, a tremendous journey. Now, what is future of Growit? What is future of सौरभ अग्रवाल? कुछ एक ऐसी फील्ड्स आइडेंटिफाई की है जहाँ पे हम फुल स्टैक टेक भी लेके आ रहे हैं और एक टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं। अच्छा। सो अब हम जा रहे हैं सॉइल टेस्टिंग की तरफ। अच्छा। इंडिया में 99.9% फार्मर्स को अपना सॉइल का कंपोजिशन नहीं पता। ओह, that's big. सो
उसमें सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में जो मिनिमम से मिनिमम सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट आता है दैट इज अपवर्ड्स ऑफ 1.5 लाख रुपीस, सस्ते से सस्ता। अच्छा, ये यहाँ से रेंज शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है, और वो भी लैब इक्विपमेंट्स है, लाइक आपको प्रॉपर केमिस्ट्री लैब की तरह उसको यूज करना पड़ता है। इट्स नॉट कि आपने हैंड हेल्ड डिवाइस यूज कर लिया। अच्छा, और या फिर एक दो स्टार्टअप्स ने जो काम किया है कि भाई आपको एंटीना की तरह आपके उसमें वो आके लगा देगा कर देगा, बट वो 1-1.5 लाख से शुरू होते हैं सारे। अच्छा, तो मैं बहुत टाइम से इसके पीछे लगा हुआ था कि कुछ ऐसा लेके आना है इसको। तो मैं सेंसर्स ढूंढे, सब ढूंढा, थोड़ा R&D किया, कुछ लोगों से मिला। तो नाउ वी हैव स्टम्बल्ड अपॉन सर्टेन टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हमने एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, वी विल बी लॉन्चिंग विद इन नेक्स्ट 3 to 6 months a device for soil testing which will be connected to our mobile app, ओह, and उसका जो डिवाइस कनेक्ट होगा वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही कनेक्ट होगा डायरेक्ट, ओह, और ओके, वी विल बी सेलिंग दैट सब 10K। 10,000 से नीचे का डिवाइस लाएंगे और हर फार्मर के हाथ में दे देंगे। तो आप जो प्राइस जो इतनी ऊपर जा रही थी, आप उसको तो प्राइस को भी नीचे ले आए, पर उसको हैंडल डिवाइस पे ले आए, कि वो लैब इक्विपमेंट जैसे यूज़ नहीं करना है उसको। एब्सोल्युटली। तो उसको अब हम फुल स्टैक नेक्स्ट 3 to 6 months में हम लॉन्च करेंगे, Very- एंड दैट विल बी आवर फोरे इनटू द टेक स्पेस। जो अभी तक जो बोला जा रहा था कि टेक नहीं है, टेक नहीं है, Exactly. दैट विल बी अ वेंचर इनटू द टेक स्पेस। नाइस। सो सौरभ भाई, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, और मतलब बहुत मज़ा आया। बट बिफोर वी कंक्लूड इट, कोई स्पेसिफिक मैसेज जो ना आप सबको बताना चाहोगे, टू जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, whatever you want to say to everyone? सो आई थिंक एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि जितने भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन और विमेन, द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज परसिस्टेंस, belief in your own idea, and trust me, no idea can be built in 1 year or 2 year. उस आइडिया के पीछे 10 साल मिनिमम डालने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको प्रूव कर सकते हो कि वेदर दैट वाज वर्थ इट और नॉट। मतलब बड़ा बनाना है तो लगे रहना है। लगे रहना। तो आप Nice. किसी की भी स्टोरी देख सकते हो, सबने यही किया है। नहीं साहब, मुझे इतना सीखने को मिला, और मुझे इतना मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा बहुत मज़ा आया, ये पूरा फ्लैशबैक करके। बहुत मज़ा आया। एक मेरे लिए भी एक लर्निंग वो फ्लैशबैक है कि हमने अगर कुछ गलतियां करी है तो हम उसको वापस से ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सौरभ भाई फॉर डूइंग दिस। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम कि आपने पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। सो गाइज, दैट वाज सौरभ अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ ग्रोविट। और मतलब मुझे इतना सीखने को मिला ना, अगर आप देखोगे ना पूरी मूवी स्टोरी टाइप थे। एक लड़का यूके से पढ़ के आता है, अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फंडिंग उठाई, शार्क टैंक जाकर आया और शार्क्स को कन्विंस किया कि यार इससे नीचे मैं वैल्यूएशन पे पैसा नहीं उठाऊंगा। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगा ऐसी और कहानी आपके सामने लाता रहूं। फ्रॉम वानी विथ अडवाणी, दैट वाज मनोज अडवाणी फॉर यू। सो गाइस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसको समराइज करके कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको अल्पिनो की तरफ से एक प्रोटीन से भरपूर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आप अल्पिनो के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ, मेरा कूपन कोड अडवाणी15 यूज़ करके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने हर जानने वाले के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।